उसके ऊपर अगर MUA741 लिखा हुआ है, ठीक है, तो MUA741 अगर किसी आईसी पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो फेयरचाइल्ड कंपनी के थ्रू बनाई गई है। अगर आईसी के ऊपर LM741 लिखा है तो उसका मतलब है नेशनल सेमीकंडक्टर के थ्रू, यानी नेशनल सेमीकंडक्टर कंपनी है उसके थ्रू ये आईसी बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद अगर लिखा हुआ है MC741, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो मोटरोला की आईसी है, मोटरोला कंपनी के थ्रू बनाई गई। अगर लिखा हुआ है CA3741, इसका मतलब है कि ये RCA कंपनी है, ठीक है, उसके थ्रू बनाई गई। अगर आईसी के ऊपर लिखा हुआ है SNS2741, इसका मतलब है ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू बनाई गई आईसी है 741 आईसी ही, मतलब एक ओपैम आईसी है, बट कंपनीज अलग अलग हैं, तो आप कैसे उसे पहचानोगे कि ये किस कंपनी के थ्रू बनाई गई। इसके बाद अगर N5741 लिखी है तो इसका मतलब ये सिग्नेटिक कॉर्पोरेशन एक कंपनी है जिसके थ्रू ये आईसी बनाई गई। तो आपके सामने अगर इस तरीके की आईसीज आपको दे दी जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस कंपनी के थ्रू बनाई गई। ओके यस मैम। और आइडियल ओपैम जो होता है, उस आइडियल ओपैम की में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें सबसे तो पावर सप्लाई कितनी होती है, तो ये जो ओपैम आईसी है वो 5 वोल्ट से 18 वोल्ट के बीच में काम करती है, ठीक है। इसके बाद आप आइडियल ओपैम होता है तो उसकी इनपुट इंपीडेंस बहुत हाई होता है, तो ऐसे ही जो ये 741 आईसी है इसका इनपुट इंपीडेंस नियर अबाउट 2 मेगा ओम के रेंज में होता है, ये बहुत हाई रेंज है। और आउटपुट इंपीडेंस आइडियल आईसी का, आइडियल ओपैम आईसी का 0 होना चाहिए, तो ये 75 ओम के आसपास होता है, दिस इज नियर अबाउट टू 0, ठीक है। वोल्टेज गेन बहुत हाई होना चाहिए आइडियल कंडीशन में फॉर लो फ्रीक्वेंसी, तो इस आईसी का वोल्टेज गेन आप देख रहे होगे 20 लाख, सॉरी हाँ 20 लाख के आसपास है, दैट इज वेरी हाई फॉर द लो फ्रीक्वेंसी, ये मेंशन कर दिया गया। इसके बाद इसमें मैक्सिमम आउटपुट करंट कितनी फ्लो होती है इस आईसी में, तो स्पेसिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि 20 मिली एम्पियर की आउटपुट करंट ये फ्लो करता है। और इसमें जो आउटपुट लोड ये रिक्वायर करता है वो 2 किलो ओम। आउटपुट लोड से जो हमारा एक्चुअली मतलब होता है कि आउटपुट लोड जितना होगा उसी पर ही आउटपुट आपका जो वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज है, यानी जो आपका सिग्नल जो हमें चाहिए वो डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की रेंज होती है 2 मिली वोल्ट से 6 मिली वोल्ट, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी कि इनपुट ऑफसेट वोल्ट होता क्या है। इसके बाद एक पैरामीटर आता है दैट इज अ स्लू रेट, तो स्लू रेट जो है वो आपका मतलब स्लू रेट का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज स्लू रेट, आप क्या जानते हो स्लू रेट के बारे में। तो स्लू रेट आपका एक रेशियो होता है, किसका होता है, वोल्टेज पर सेकेंड का रेशियो होता है, ठीक है। पर सेकेंड में कितना वोल्टेज ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज अ स्लू रेट। तो स्लू रेट जितना कम होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, तो इसका स्लू रेट 0.5 वोल्ट पर मिली सेकेंड, यानी नहीं कितना ज्यादा होगा, सॉरी, जो मिली सेकेंड में कितना वोल्टेज ट्रांसफर कर रहा है, तो 0.5 वोल्ट माइक्रो सेकेंड में ये ट्रांसफर कर रहा है। ये क्या होता है, इट इज अ रेट एट विच द ओपैम कैन डिटेक्ट द वोल्टेज चेंज, मतलब इतने वोल्टेज, अगर इतना वोल्टेज चेंज हो रहा है तो ओपैम जो है वोल्टेज चेंज को डिटेक्ट कर लेता है, ये स्लू रेट बताता है, ठीक है। अगर हमारा जो आईसी है इसका इनपुट इंपीडेंस हाई होता है और आउटपुट इंपीडेंस बहुत लो होता है, तो ये नियरली आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर आईसी के तौर पे काम करता है, ठीक है। और यही हमें चाहिए, हमें आइडियल पे ही टेंड करना है। तो ये सब चीजें मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। हम किसके 741 आईसी, ये हमारी ओपैम आईसी है। अब ये किसी भी कंपनी की हो सकती है, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आईसी के अंदर क्या स्ट्रक्चर होगा, वो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर में, और इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैंने लास्ट क्लास में ये भी बता दिया था कि जो स्टैंडर्ड 741 ओपैम आईसी होती है इसमें 20 ट्रांजिस्टर्स होते हैं और 11 रजिस्टर होते हैं, और इसमें एक चीज नहीं लिखी हुई है, एक कैपेसिटर भी होता है जिसको बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर, या आप कह सकते हो इसको, एक नाम इसका और है, that name is that capacitor name is पैरासिटिक कैपेसिटर, सीपी भी कहते हैं और सीसी भी कहते हैं इसको। अगर सीसी लिखा है मतलब कपलिंग कैपेसिटर है, और अगर सीपी लिखा है तो यहाँ पे सीपी मेंशन होगा जो कि 30 पिकोफैरेड का है, ठीक है, 30 पिकोफैरेड का। ये होता है पैरासिटिक कैपेसिटर, इसका अपना एक काम होता है। एक्चुअली जो पैरासिटिक कैपेसिटर होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं तो इन ट्रांजिस्टर्स में जब हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो इसकी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं अलग अलग ट्रांजिस्टर्स में, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है।
और जब अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगती है तो उसकी वजह से क्या होता है, सेल्फ इम्पीडेंस क्रिएट होने लगता है, ठीक है। और जब सेल्फ इम्पीडेंस क्रिएट होने लगता है तो वोल्टेज मतलब इसमें जो आपका जो फ्रीक्वेंसी जो यूज कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आने लगता है पैरासिटिक इफेक्ट की वजह से। इस वजह से उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पैरासिटिक कैपेसिटर 30 पिको फैराड का यहाँ पे यूज किया गया। ओके, अब आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर पे। तो मैंने आपको बताया कि जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 20 ट्रांजिस्टर्स होते हैं, 11 रजिस्टर्स होते हैं और 1 पैरासिटिक कैपेसिटर होता है। पैरासिटिक कैपेसिटर का क्या काम होता है ये मैंने आपको बता दिया। अभी आते हैं, दिस इज द सर्किट, ये है आपका सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम को समझने से पहले आपको ये ध्यान होगा कि जो सर्किट डायग्राम होता है वो 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। सर्किट डायग्राम को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 1 को हम बोलते हैं इनपुट स्टेज, पार्ट नंबर 2 को हम लोग बोलते हैं सेकेंड स्टेज या इंटरमीडिएट स्टेज, और पार्ट नंबर 3 को हम लोग बोलते हैं आउटपुट स्टेज, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस होती है। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का और इसका क्वेश्चन आता ही आता है, पहली यूनिट में यही आता है, फर्स्ट यूनिट में। तो इसका क्वेश्चन या तो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, अगर ज्यादा नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर पूछते हैं कि फुल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करिए, लेकिन ये बहुत बड़ा पड़ जाता है। तो इसमें एक्चुअली इसको क्या करते हैं, डिफाइन द इनपुट स्टेज ऑफ द ओपैम्प IC 741 या आउटपुट स्टेज, या कोई स्पेसिफिक पार्ट पूछ लेते हैं कि इसमें हम लोग यही क्यों यूज करते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये जब हम वर्किंग समझाएंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि क्या है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी स्टैंडर्ड 741 IC का, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इनपुट स्टेज, सेकंड स्टेज को इंटरमीडिएट स्टेज भी कहते हैं, और आउटपुट स्टेज, ठीक है। जो इनपुट स्टेज होता है वो इनपुट स्टेज में कौन कौन से ट्रांजिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो इनपुट स्टेज है उसमें Q1 से लेके Q7, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7, ये आपको जो दिख रहा होगा इस तरीके के साइड पोजीशन, ये आपका जो है दिस इज द इनपुट स्टेज। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7, ये आपका इनपुट स्टेज वर्क करता है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड स्टेज या इंटरमीडिएट स्टेज की बात करें, तो इंटरमीडिएट स्टेज में कौन कौन से ट्रांजिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, देन वो ट्रांजिस्टर्स, अच्छा हाँ, इसके साथ साथ जो इनपुट स्टेज है उसमें रजिस्टर्स कौन कौन से हैं, R1, R2 एंड R3, R1, R2 एंड R3, ये आपका रजिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। यानी ये जो पोर्शन है, दिस वन नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग लिखा हुआ है, इस पोर्शन से लेके ये जो यहाँ का पोर्शन है, दिस इज द, ये आपका क्या है, ये आपका इनपुट स्टेज है, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेज की बात करें तो, या सेकंड स्टेज जिसे कहते हैं, तो इसकी बात करें तो इसमें जो ट्रांजिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, दैट ट्रांजिस्टर्स विल बी Q16, Q17 एंड Q17, ये Q16 हुआ एंड Q17 इज दिस, तो ये आपका क्या है, मिडिल स्टेज या सेकंड स्टेज है। इसमें रजिस्टर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं देन R9 एंड R8, ठीक है। मैंने जो आपको डायग्राम भेजा है उसको जरा चेक करिएगा, एक ही बात है, ठीक है। ये थोड़ा सा कस्टमाइज, इसमें वैल्यूज लिखी हुई है, देखिए लिखा भी हुआ है, रजिस्टर्स की वैल्यू नहीं लिखी हुई है, मतलब R9 R8 नहीं लिखा है, तो इसके साथ जो रजिस्टर्स यूज हुए दीज आर द R9 R8, ठीक है। एंड अब आते हैं आउटपुट स्टेज, तो आउटपुट स्टेज में 2 ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, यानी हम आउटपुट जो लेते हैं वो Q14 और Q20 से लेते हैं। आउटपुट में Q14 के थ्रू या Q20 के थ्रू, या दोनों के कॉमन उससे लेते हैं, ठीक है। ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर हो गए, बेसिक पार्ट हो गया किसी भी ट्रांजिस्टर का, यानी किसी भी इंटरनल आईसी का। अच्छा, अब एक चीज आपको दिख रही होगी, बहुत सारे इसमें और ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, तो उनका क्या, तो अगर आप ट्रांजिस्टर देखिए Q15 को देखिए, Q15 is this, Q16, sorry, Q15, Q21, Q15 is and Q21, Q24, Q22, ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं Q15, Q21, Q22 एंड Q24, ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं, ये सारे ट्रांजिस्टर्स एक्चुअल में जो सर्किट बना रहे हैं इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। मतलब अगर सर्किट जो आईसी है उसको शॉर्ट करने से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर उसमें हाई करंट फ्लो होती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रांजिस्टर्स वर्क करते हैं। नॉर्मली ये ट्रांजिस्टर्स ऑफ कंडीशन में रहते हैं, इसमें रजिस्टर भी एक पार्टिसिपेट करता है, दैट रजिस्टर इज R11, जो कि लगा हुआ है आपके इसके साथ लगा हुआ है Q21 के साथ लगा हुआ है, ठीक है। नॉर्मली ये जो
ट्रांजिस्टर्स हैं, चारों ट्रांजिस्टर्स ऑफ कंडीशन में होते हैं, बट ये कब ऑन होते हैं? जब हमें आउटपुट में हाई आउटपुट रिक्वायर होता है या हाई करंट चाहिए होता है हमें सर्किट में, तब ये ट्रांजिस्टर्स जो है ऑन होते हैं सारे ट्रांजिस्टर्स। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हमें आउटपुट में हाई वोल्टेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, या तो प्लस वीसीसी से कनेक्ट कर देंगे या फिर माइनस वीई से कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली आउटपुट को। तो जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे इसमें हाई करंट फ्लो होने लगती है। अगर हाई करंट किसी भी आईसी में फ्लो करेगी तो आईसी डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आईसी को डैमेज होने से बचाने के लिए एक्चुअल में ये प्रोटेक्शन सर्किट, जिसमें हमने Q15, Q21, Q22 और Q24 ट्रांजिस्टर्स को यूज किया गया। एक बात बता दें, ये जो सर्किट है इसमें 22 से लेकर 24, मतलब हमने आपको बताया ना 11 ट्रांजिस्टर, सॉरी 20 ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इसके साथ साथ जो है और भी प्रोटेक्शन के लिए सर्किट्स में ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वो भी यूज करते हैं। ठीक है, यस मैम। मुझे उम्मीद है कि चीज समझ में आ रही होगी। एक्चुअल में जो टोटल सिस्टमैटिक डायग्राम होता है वो 24, इसमें 20 मेंशन किया है मैंने। इस 20 के साथ साथ चार ट्रांजिस्टर्स और होते हैं जो कि प्रोटेक्शन सर्किट में मैंने आपको बताऊंगा, आपको दिख नहीं रहे होंगे इसमें। आपको जो दूसरा सर्किट मैंने भेजा है, नहीं होगा तो मैं भेज दूंगी सर्किट को, जो और स्टैंडर्ड है वो। एक्चुअली ये भी सर्किट सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो है प्रोटेक्शन सर्किट में होता है, प्रोटेक्शन सर्किट के तौर पर यूज होता है। उसका काम क्या होता है मैंने आपको बता दी। ठीक है, सर्किट को यानी आईसी को डैमेज होने से, क्योंकि हाई करंट फ्लो होगी तो उसको डैमेज होने से बचाने के लिए एक्चुअली ये प्रोटेक्शन सर्किट के तौर पे ये ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें इस सर्किट की, तो इस सर्किट में एक्चुअली जो दो ट्रांजिस्टर और नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इनपुट स्टेज में बात करें तो इनपुट स्टेज में बाइसिंग कहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं। बाइसिंग मतलब सप्लाई कैसे प्रोवाइड करते हैं। एक तो वीसीसी आती है, लेकिन अगर हम सप्लाई की बात करें बाइस करने के लिए, बाइस करना क्या जरूरी होता है? बाइस करना इसलिए जरूरी होता है ताकि जो हम सर्किट को मतलब एक जो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो बाइसिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसमें दो ट्रांजिस्टर्स और लगाते हैं जो कि इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जहाँ पे 3 पॉइंट दिख रहा है उससे पहले लगाते हैं। वो एक्चुअल में वो ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो एज अ डायोड बिहेव करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, रुको मैं एक्चुअली वो सर्किट दिखा देती हूँ, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। मैं सर्किट दिखाती हूँ, सर्किट किस जगह पे है। स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपके पास? यस मैम। ये देखिए एक सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये देखिए एक सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है। इसमें देखिए इस सर्किट डायग्राम को देखिएगा, मैं फुल कर दे रही हूँ। क्लियर दिख रहा होगा अभी सर्किट डायग्राम? दिख रहा है मैम? पहले ही वाला सर्किट डायग्राम दिख रहा है। हाँ, मैं एक्चुअली क्लियर बता रही हूँ। एक पहले ही वाला दिख रहा है, मतलब अभी अपडेट नहीं हुआ। रुको 1 मिनट। यस मैम, अब दिख रहा है। यस मैम। हाँ, ये एक सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस सर्किट है वही चीज। देखिए इसमें 24 ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए। तो सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसी से ज्यादा बेहतर तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं। सर्किट वो भी क्लियर है, उसमें बताया 4 ट्रांजिस्टर्स नहीं लगे हुए। तो मैं इसको एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि एक्चुअली इसमें क्या है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि इनपुट आउटपुट, इनपुट में कौन सा ये जो जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रही हूँ, ये देखिए देख रहा होगा। ये जो स्टेज है दैट इज अ इनपुट स्टेज। ठीक है, ये जो मैं कर्सर घुमा रही हूँ हाथ से, ये होता है इनपुट स्टेज। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है जहां पे मैंने आपको बताया Q16, Q17, ठीक है, ये आपका होता है मिडिल स्टेज। और जो इधर आप देख रहे होंगे, आपने मैंने क्या बताया, Q14 और Q20 से हम आउटपुट लेते हैं तो ये आपका आउटपुट स्टेज है। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हैं। एक्चुअली इन ट्रांजिस्टर का क्या काम है मैं वो बता रही हूँ। तो देखिए अगर आप इनपुट स्टेज से लेफ्ट मोस्ट पे आएंगे तो देखिए लिखा होगा Q11 एंड Q12 लिखा है। यस मैम। Q11 एंड Q12, ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं एक्चुअली ये ट्रांजिस्टर बिहेव कर रहे हैं एज अ डायोड। क्यों कर रहे हैं? देखिए आप देखिए ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं। अब ये देखिए इसमें एक जंक्शन को शॉर्ट कर दिया है, जो बेस एमिटर जंक्शन है इसको शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, ये जो जंक्शन है, तो जब एक जंक्शन शॉर्ट कर देते हैं तो उसका मतलब जो ट्रांजिस्टर है वो एज अ डायोड बिहेव करता है। ठीक है, तो ये डायोड की तरह बिहेव कर रहा है। एक्चुअली इसका काम क्या है वो समझ लो। जो Q12 है और Q11 है ये डायोड की तरह बिहेव कर रहे हैं। और बीच में आपको दिख रहा होगा एक R5 लगा हुआ 35 किलो ओम का।
ये तीनों मिलके एक्चुअली एक करंट, जिसको हम लोग आई रेफरेंस करंट बोल रहे हैं, ये जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, आई रेफरेंस करंट जनरेट कर रहे हैं। अब इस आई रेफरेंस करंट का काम क्या है, क्यों जनरेट कर रहे हैं ये आई रेफरेंस करंट? एक्चुअली जो ये आई रेफरेंस करंट है, ये जो है, ये जो नीचे आपका ये जो सर्किट बना हुआ है, देखो दिख रहा होगा Q11 एंड Q10 से मिलके ये मिल रहा है Yes. सर्किट। इसको बोलते हैं विल्डार करंट मिरर। करंट मिरर के बारे में क्या होता है, करंट मिरर सर्किट आपने पढ़ा होगा। करंट मिरर सर्किट क्या होता है कि इनपुट करंट और आउटपुट करंट को इक्वेट करने का काम करता है, हाँ बराबर करने का काम करता है। ठीक है, तो अब ये जो सर्किट है, इसको हम लोग इस सर्किट को, ये जो विल्डार करंट मिरर सर्किट है, इसको क्या कहते हैं, इसको उसको बाइसिंग करने के लिए, इसको बाइस प्रोवाइड, इसको सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए ये आई रेफरेंस करंट का काम होता है। ठीक है, और आई रेफरेंस करंट कहाँ से जनरेट हो रही है, Q11, Q12 एंड R5 के थ्रू जनरेट हो रही है। ठीक है, अब हमें बाइसिंग मिल गई आई रेफरेंस से। अब आई रेफरेंस से जो अब ये जो मिरर सर्किट है, इस मिरर सर्किट के थ्रू जो Q10 है, इस पे आउटपुट करंट आएगी, जिसको हम लोग I0 से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये जो आउटपुट करंट है, ये इनपुट करंट आई रेफरेंस के बराबर होगी, यही हमें चाहिए। ठीक है, अब जो ये आउटपुट करंट है, ये किस में यूज होगी, ये क्यों जनरेट कर रहे हैं, ये जनरेट कर रहे हैं हम लोग जो ये इनपुट स्टेज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, ये जो इनपुट स्टेज है, इसको बाइस करने के लिए हम I0 करंट, ये जो I0 करंट Q10 के कलेक्टर से हमें मिल रही है, ये आउटपुट Y लिखा होगा, ये प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ से देखिए कनेक्टेड है, किसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, बाइसिंग प्रोवाइड कर रहा है इंटरनल यानी इनपुट स्टेज को या फर्स्ट स्टेज को। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। साथ साथ हमने देखिए Q8 और Q9 भी यूज किया है। जो Q8 Q9 है, ये भी बाइसिंग प्रोवाइड कर रहा है, किसको प्रोवाइड कर रहा है, इनपुट स्टेज को प्रोवाइड कर रहा है। देखो बाइसिंग प्रोवाइड करने का, देखो हमने यहाँ VCC सप्लाई अप्लाई करी है ना, बट जो कॉमन सप्लाई अप्लाई की है ना उसको कनेक्ट करने के लिए, लेकिन हमें सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए बाइसिंग, वही इसी को बोलते हैं बाइसिंग प्रोवाइड करना। तो ये बाइसिंग प्रोवाइड कैसे हो रही है, ये कहीं एक पॉइंट पे कनेक्ट होगा ना, वहां से बाइसिंग जितनी रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करने के लिए हमको ये सब काम, ये ट्रांजिस्टर्स यूज करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे इतनी समझ में आ गया होगा कि ये Q8 Q9 क्या कर रहा है और ये विल्डार सर्किट क्या काम कर रहा है, आई डिफरेंस I0 कैसे जनरेट हो रहा है। अब हम बात करते हैं अपने इनपुट स्टेज की। तो इनपुट स्टेज में बेसिकली जो ये Q1 और Q2 दो ट्रांजिस्टर्स हैं, देखिए पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3। Q2 इज पिन नंबर 2, दैट इज इन्वर्टिंग इनपुट, और Q1 इस पिन नंबर 3 पे कनेक्ट होता है, इसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है। ठीक है, ये आपको इस पिन डायग्राम में बता रखा है। ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है और इसको एज अ एमिटर फॉलोअर यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं, एमिटर फॉलोअर। क्यों एमिटर फॉलोअर की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो एमिटर फॉलोअर होता है उसका जो इनपुट इंपीडेंस होता है या इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है, और हमें यहाँ पे जो सर्किट जो रिक्वायर्ड है वो हाई इनपुट इंपीडेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, साथ साथ जब हाई इनपुट इंपीडेंस मिलेगा और साथ साथ लो आउटपुट रेजिस्टेंस मिलता है, तो हमारा जो ओपैम आईसी का बेसिक जो आइडियल आईसी होती है उसका इनपुट इंपीडेंस बहुत हाई होता है और आउटपुट इंपीडेंस बहुत लो होता है, यानी जीरो के अराउंड होता है। ये इसलिए हम इसको एज एमिटर फॉलोअर यूज कर रहे हैं। बाद में आप देख रहे होंगे Q3 और Q4 ये ट्रांजिस्टर, ये PNP ट्रांजिस्टर्स यूज किए हैं। आप देखिए इसके सिंबल से देख रहे होंगे, दिस इज ऊपर जो ये है ये आपके NPN ट्रांजिस्टर है, यानी Q1 Q2 आपके NPN ट्रांजिस्टर है, बट जो Q3 और Q4 है ये PNP ट्रांजिस्टर है। ये क्यों यूज कर रहे हैं, ये जो PNP ट्रांजिस्टर्स है इनका यूज क्या है, ये एक्चुअली CB यानी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे यूज हो रहा है। अब यूज क्यों कर रहे हैं, उसका कारण ये होता है कि जो NPN ट्रांजिस्टर होता है उसका जो ब्रेकडाउन होता है वो होता है 7 वोल्ट पर। क्या होता है, 7 वोल्ट पर होता है। और अगर मान लीजिए धोखे से हमने 15 वोल्ट जो है अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो भाई Q1 और Q2 जो है ये तो 7 वोल्ट, 15 वोल्ट अगर यहाँ पहुंचेगा तो 7 वोल्ट जो है पे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब हमारी आईसी डैमेज हो जाएगी। तो भाई आईसी की डैमेजिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें PNP ट्रांजिस्टर्स यूज कर रहे हैं। कौन से, Q3 और Q4, क्योंकि जो PNP ट्रांजिस्टर होता है इनका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो होता है 50 वोल्ट। कितना होता है, 50 वोल्ट होता है। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 15 वोल्ट अप्लाई भी कर दिया और जिसको हमने सीरीज में अप्लाई कर रखा है, Q1 और Q2 के सीरीज में Q3 और Q4 अप्लाई कर रखे हैं हमने, ठीक है, तो जैसे ही अगर हम यहाँ पे 15 वोल्ट भी अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे सीरीज में है तो जुड़ जाएगा इनके रेजिस्टेंस, तो Q2 और Q4 के जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है जब ये ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे जो सर्किट है, जो आईसी है वो डैमेज नहीं होगी, बच जाएगी। ठीक है, इसलिए हम Q3 और Q4 को यूज करते हैं।
पहला कारण। दूसरा कारण ये होता है कि जो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है ये बहुत हाई होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत हाई होता है, तो इस वजह से इसमें जो है इसमें फर्क नहीं पड़ता, इसकी फ्रीक्वेंसी जो हम लोग यूज करना चाह रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए और हम लोग Q3 और Q4 को यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम Q3 Q4 क्यों यूज कर रहे हैं, Q1 Q2 का क्या काम है। ब्रेकडाउन से बचाने के लिए बेसिकली हम इसको यूज कर रहे हैं कि मतलब हमारा जो ट्रांजिस्टर है, जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो हम यूज कर रहे हैं, ये ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है। अब जो आउटपुट है Q3 Q4 का, Q3 और Q4 का जो आउटपुट है वो कहाँ का जा रहा है, वो जा रहा है Q5 Q6 एंड Q7, साथ साथ R1 R2 और R3 पे जा रहा है ना। Q3 Q4 का जो आउटपुट है वो एक्चुअल में कहाँ जा रहा है, Q5 Q6 और Q7 पे, देखिए जा रहा है, Q3 कनेक्ट है Q5 से, इसका कलेक्टर कनेक्ट है ना। तो ये क्या है, अब इसको देखिए, अब जो नीचे सर्किट है Q5 Q6 और Q7, ये जो सर्किट है इस सर्किट को बोलते हैं कंपनसेशन मिरर सर्किट, या पूरा नाम होता है बेस करंट कंपनसेशन मिरर सर्किट। कौन सा सर्किट की बात कर रहे हैं, देखिए हम आपको स्क्रॉल कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए कर्सर घूम रहा है, ट्रांजिस्टर Q5 Q6 एंड Q7 ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं बेस करंट कंपनसेशन मिरर सर्किट। क्या काम होता है, क्यों यूज कर रहे हैं अब इस काम, तो बेसिकली ये जो सर्किट होता है, ये सर्किट का काम होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर के आउटपुट को सिंगल एंडेड एम्पलीफायर आउटपुट में चेंज करना। क्या मतलब है इसका, देखिए हमने जो Q1 Q2 यूज किया है, दैट Q1 Q2 इज अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, मतलब कि जो Q1 पे हमने इनपुट अप्लाई किया, Q2 पे इनपुट अप्लाई किया, दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसी को तो एम्पलीफाई कर रहा है एम्पलीफायर। हाँ, तो इसलिए अब क्योंकि ये डबल एंडेड इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, तो जो कंपनसेशन सर्किट होता है वो एक्चुअली इस डबल एंडेड इनपुट को सिंगल एंडेड इनपुट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि जो डबल एंडेड इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, इससे होता ये है, इससे जो सर्किट है हमारा, उसका जो परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इस वजह से हम इसमें क्या करते हैं, जो कंपनसेशन सर्किट लगाते हैं ताकि वो सिंगल एंडेड में कन्वर्ट करे, ताकि इसका आउटपुट आसानी से ले जाता है। डबल एंडेड है तो डबल एंडेड में आउटपुट का प्रॉब्लम आ जाता है डायरेक्टली, मतलब डिस्टॉर्शन की प्रोसेस क्रिएट हो जाती है, इस वजह से हम इसको सिंगल एंडेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम ये जो बेस करंट कंपनसेशन मिरर सर्किट है इसको यूज करते हैं। क्या काम कर रहा है, डबल एंडेड इनपुट को सिंगल एंडेड इनपुट में चेंज कर रहा है, ठीक है, ये काम होता है। अब जो ये कंपनसेशन सर्किट है, ये सर्किट का जो आउटपुट है, देखिए Q6 का जो आउटपुट है, कलेक्टर आउटपुट, ये किससे कनेक्ट हो रहा है, Q16 से कनेक्ट हो रहा है, 16 वाले ट्रांजिस्टर से कनेक्ट किया कर रहा है, ठीक है। और जो ये Q16 है ये भी एमीटर फॉलोअर की तरह यूज होता है, ठीक है। कारण एमीटर फॉलोअर की तरह यूज करने का सबसे बड़ा कारण होता है हाई इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है, हमें हाई इनपुट इम्पीडेंस चाहिए, इसलिए हम इसको एमीटर फॉलोअर की तरह यूज कर रहे हैं। देखिए साथ साथ इसमें जो रेजिस्टेंस यूज किया है दैट इज 50 ओम। अच्छा एक चीज गौर करिएगा, इसका जो आउटपुट है वो Q17 पे गया हुआ है, उस पर हम बाद में आते हैं, पहले एक चीज गौर करिएगा, वो क्या है, गौर करने वाली बात, कि अगर आप ये इतना सर्किट देखें Q5 Q6 Q7 एंड Q16, अगर इतना सर्किट आप देख रहे हैं, तो आप अगर इसको देखिए तो आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर हम बीच में एक लाइन खींच दें, ये इस जगह पे, ये जहां से कर्सर दिख रहा है, इस लाइन इस जगह पे एक लाइन खींच दें, तो आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल किस तरीके का सर्किट है, सिमिलर मिरर इमेज बना रहा है। Q5 और Q7 को देखो और Q16 और Q6 को देखो, ये मिरर इमेज बना रहा है अगर बीच में एक लाइन खींच दे इस जगह पे, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। तो ये मिरर इमेज ऐसा, इसका होता क्या है, इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा किया हमने, तो देखिए हमें जो हमारा आइडियल ओप एम्प होता है उसका जो CMR होता है वो बहुत हाई होता है, तो अगर हमें अपने सर्किट की CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को हाई करना है, तो हमें एक्चुअली इसीलिए इस सर्किट को हमें इस तरीके से जो है बनाना पड़ा। क्या होता है, देखिए हुआ क्या कि इसीलिए हमने यहाँ पे जो है एमीटर फॉलोअर की तरह इसको यूज किया, ठीक है। क्या हुआ, या ये कह सकते हो कि जो Q16 है उसका जो पर्पज है एमीटर फॉरवर्ड की तरह इसको यूज करना, वो यही पर्पज है, क्या करना है कि हम CMRR को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे इंक्रीज, देखिए
यहाँ पे इनपुट गया, यहाँ इसका आउटपुट मिला, Q16 के इनपुट पे गया। अब ये देखिए इस जगह पे क्या है, इस जगह पे आपका जो है क्या हो रहा है कि करंट डिवाइड हो रही है, इस जगह पे करंट डिवाइड हो रही है, इतना पोर्शन यहाँ से देखिए ये करंट डिवाइड हो रही है इस जगह पे, तो जितनी करंट यहाँ जा रही है उतनी करंट यहाँ पे जा रही है। और जब करंट इंक्रीज कर रही है, मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर हम एक ही सेम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं दो डिफरेंट डिवाइसेस में, दो डिफरेंट सर्किट्स में, ठीक है, तो जब सेम इनपुट अप्लाई करते हैं दो डिफरेंट सर्किट पे, तो जो करंट यहाँ जाएगी वही करंट यहाँ जाएगी, तो इससे क्या होगा, इससे जो CMRR है वो इंक्रीज करने लगे। और यही पर्पज है हमारा Q16 को एज अ एमिटर फॉलोअर यूज करने, ठीक है। इस सर्किट के थ्रू, ये कॉमन के थ्रू CMRR यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो ये हो गया बात इनपुट स्टेज की, इनपुट स्टेज की बात हो गई। अब आते हैं आउटपुट सेकंड स्टेज की बात करते हैं। तो सेकंड स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो क्या है कि आपको, आप देख रहे हो, अच्छा मैंने एक बात बताई थी ऑफसेट वोल्टेज, क्या काम करता है ऑफसेट वोल्टेज, व्हाट इज द वर्क ऑफ ऑफसेट वोल्टेज। देखिए पिन नंबर, अगर पिन डायग्राम को याद हो तो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 पे हम ऑफसेट नल वोल्टेज यानी ऑफसेट नल पिन यूज कर रहे थे। तो क्या उन पिन्स का क्या काम है, तो और मैंने इसलिए बोला था कि 4 इनपुट की तरह यूज होते हैं। देखिए 751 7 पिन्स टोटल यूज होती है, एक पिन आपकी केवल सिमिलरिटी को बढ़ाने के लिए किया गया है, और 7 पिन यूज होती हैं, 5 पिन इनपुट की तरह यूज होती है, 1 पिन आउटपुट की तरह यूज होती है, ठीक है। ये मैंने आपको उस वाली वीडियो में बता रखा है। तो जो ऑफसेट वोल्टेज होता है, एक्चुअली जो ऑफसेट वोल्टेज, अगर मान लीजिए जो है, अगर आप ये मान लें कि आपने इनपुट पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, मतलब पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3, मतलब Q1 और Q2 पे कोई भी इनपुट नहीं दिया है, उसके बावजूद आइडियल आउटपुट में आउटपुट मिलता है, मतलब आउटपुट ऑप एम्प का आउटपुट मिलता है। तो उस आउटपुट को हटाने के लिए, मतलब नल करने के लिए हम लोग एक्चुअली इस ऑफसेट वोल्टेज का यूज करते हैं। जो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, Q5 और Q6 से जो कनेक्टेड, ठीक है, इसको नल करने के लिए हम लोग ऑफसेट वोल्टेज का यूज करते हैं, क्योंकि जब हम इनपुट नहीं भी अप्लाई करते हैं तो बाय द कॉमन मोड हमें आउटपुट मिलता है। तो उस आउटपुट को मतलब रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 पे ऑफसेट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये जो वोल्टेज होता है, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा बिना इनपुट अप्लाई किए जो वोल्टेज मिल रहा है वो ना, ठीक है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं।